ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ डेरा सच्चा सौदा दा सुप्रीम लीडर जिहड़ा अपने आप नूं मैसेंजर ऑफ गॉड रब दा दूत कहंदा। बच्चे और जनानियों के बीच में बाबों का रहने का काम नहीं है। जिस लड़के ने गुमनाम लेटर वो लिखा, बाबा जी अश्लील फिल्में देख रहा था, बाबा जी के बेड के ऊपर कई प्रकार के छोटे बड़े हथियार रखे हुए थे, नग्न अवस्था के अंदर था। रणजीत सिंह जिस दा गोलियां मार के उसदे अपने खेत दे विच कतल कर दिता जाता है। इस स्पॉट के उत्ते बाਹਾਂ जकड़ियां जांदियां ने, उस दियां दोनों पासों जफ्फा पाया जाता है क्योंकि 5 व्यक्ति होंदे ने, जिस दे विच एक व्यक्ति जिहड़ा है वो पंजाब पुलिस का मुलाजम होंदा जिहड़ा सादी वर्दी दे विच आउंदा ते इत्थे फिर ताड़ ताड़ जिहड़ियां गोलियां ने वो एक गोली इधरों एक मूँह दे विच दी जिन्नियां भी गोलियां जिहड़ियां वो मार के रणजीत नूं इत्थे मार दित्ता जांदा है। उन्होंने जो सिचुएशन देखी हमारे फैमिली ने, हमारे परिवार ने जो जो दुख सहा वो हमें पता है, जो हमने सहा है। सरकार भी ब्लैकमेल हुई है इनसे, पैसे के तौर पर, कानूनी रूप तौर से भी। राम रहीम जब भी आना जाना यहाँ से जीटी रोड से जब भी निकलना वो आता था। कहाँ किस बाबा के नाम लेते हो, बाबा नाम लगाना भी इसके लिए हमारे मुंह पे जो शब्द आ रहे हैं, मैं इससे भी घिनता करता हूँ इस इंसान से। गुरु कहाँ है, वो एक क्रिमिनल आदमी है। वो वक्त दा पहिया अपनी चाल इस तरीके नाल घुमदा है, कदे तेज़ ते कदे हौली। हुणे जिस पिंड दा तुसीं नाम पढ़ रहे सी, खानपुर कोहलियां, जिला कुरुक्षेत्र, ये उस व्यक्ति रणजीत सिंह दा पिंड। रणजीत सिंह जिसनूं 10 जुलाई 2002 नूं 5 व्यक्तियों द्वारा उस दी अपनी मोटर के उत्ते कतल कर दिता जाता है गोलियां मार के। पहला शक उसके रिश्तेदारों के उत्ते, उसके दोस्तों मित्रों के उत्ते, पर तय दर तैर जदों वक्त का पहिया घूमता तो फिर पता लगता है कि जिस डेरे नाल उसकी आस्था जुड़ी, सच्चा सौदा सरसा, उसका मुखी गुरमीत राम रहीम, जिसनों अजकल कातल और बलात्कारी गुरमीत राम रहीम भी कहा जाता है, उसे ने उसके कतल की साजिश घड़ी। 19 साल का लम्मा वक्त, 19 साल का लम्मा वक्त परिवार ने इंतज़ार और न्याय इंसाफ की उड़ीक दे विच लंघाया। वक्त का चक्का चलता रहा। 19 साल बाद पंचकूला की अदालत ने ता उम्र कैद समेत सौदा साध गुरमीत राम रहीम उसके 5 होर साथियों को सुनाई। आओ मरहूम रणजीत के पुत्र जगसीर अते उसके परिवार नाल तुहाडी गलबात दिखाने पिंड खानपुर कोहलियां कुरुक्षेत्र तो। बड़ा कुछ वक्त ने लिखिया मेरे तन ते मेरी रूह ते, तुसी मैनू ही पढ़ लेना मेरे इतिहास तो पहला। दिन 10 जुलाई 2002 कुरुक्षेत्र दे बिल्कुल थोड़े जे नाल लगदा एक छोटा जिहा पिंड। उस पिंड का एक वो नौजवान जिसके पिता जी सरपंच भी सी, जिसके पिता जी एक बैंक के चेयरमैन भी सी, और वो बंदा आप उस वक्त तो लैके हुण तो 4 साल पहला तक
ਉੱਤਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਚੰਗੇ ਆਗੂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਜੋਂ ਵਿਚਰਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ, ਜਿਸ ਦਾ 10 ਜੁਲਾਈ 2002 ਨੂੰ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਉਸ ਦੇ ਆਪਣੇ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। 2002 ਤੋਂ 2021 ਪੂਰੇ 19 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ। ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮ ਜੀ ਦਾ ਬਨਵਾਸ 14 ਸਾਲ ਦਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। 14 ਸਾਲ ਦੇ ਬਨਵਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਚੰਦਰ ਜੀ ਨੇ ਰਾਵਣ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਲੰਕਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੱਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਕੇ ਵਾਪਸ ਅਯੋਧਿਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸੀ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਧਰਮ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਵਿੱਚ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਬਾ ਸਫ਼ਰ ਹੋਇਆ। ਨਿਆਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ 19 ਸਾਲ ਚੱਲਿਆ। ਉਸ ਵਕਤ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਜਿਸ ਦੀ ਉਮਰ 7 ਸਾਲ ਤੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨੇ ਸੀ, ਨਾਮ ਜਗਸੀਰ ਸਿੰਘ, ਸਪੁੱਤਰ ਮਰਹੂਮ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ। ਜਗਸੀਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਡੇਰਾ ਸੱਚਾ ਸੌਦਾ ਦਾ ਸੁਪਰੀਮ ਲੀਡਰ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੈਸੇਂਜਰ ਆਫ ਗॉड, ਰੱਬ ਦਾ ਦੂਤ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਰੱਬ ਕਹਿੰਦਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕੁਕਰਮ ਕੀਤੇ, ਬੜੇ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਕਾਂਡ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਉਹ ਵਿਅਕਤੀ ਸਣੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਭੁਗਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਵੀ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਡੇਰਾ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। 31 ਲੱਖ ਜੁਰਮਾਨਾ ਕੀਤਾ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕਤਲ ਦੇ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਕਰਤਾ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜਗਸੀਰ ਨੇ। ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਨੂੰ ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਜਗਸੀਰ ਦੀ ਉਮਰ ਮਹਿਜ਼ 7 ਸਾਲ। ਸਮਝੋ ਕਿ ਇੱਕ 7 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਲੰਮਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਪੁੱਤਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਿਤਾ ਦੇ ਨਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਹੰਡਾਇਆ ਹੋਏਗਾ। ਜਗਸੀਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ। जी नमस्कार, आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और आप आए। और जगसीर, पहले कल से बात शुरू करते हैं। कल जब जज साहब ने अपना फैसला सुनाया होगा अदालत में, क्योंकि आप अदालत के अंदर थे, हम सब लोग अदालत के बाहर थे, आप भी वहीं मौजूद थे, तो आपके मन का क्या विचार चल रहा था कि क्या हो सकता है? देखो, हो सकता तो कुछ हो सकता तो फांसी भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। तो हम मन में ये था कि चलो जो होगा, जुडिशरी पे पूरा विश्वास था, जो होगा ठीक होगा। हमें पूरा हमारे बुजुर्गों ने जो हमारे को सिखाया, ये वो हमेशा एक ही बात कहते थे कि बेटे भगवान के घर देर है, अंधेर नहीं है। जो मुझे पूरा विश्वास है जुडिशरी पे, और जो होगा ठीक होगा। हमारे मन में विश्वास था कि जो भी होगा ठीक होगा, और वो ठीक हुआ। जब फैसला आया वो बिल्कुल ठीक हुआ। हम संतुष्ट हैं कि ऐसे से एक दुष्ट आदमी को और सज़ा मिली और हमें न्याय मिला। हमारे बुजुर्गों को जो अगर इस बात का थोड़ा अफसोस रहता है, अगर ये न्याय थोड़ा जल्दी होता, हमारे दादाजी भी जीवित होते तो उनके सामने अगर ये न्याय होता तो और अच्छी बात थी, उनकी आत्मा को आज शांति मिलती। और जगसीर, आप 7 साल की उम्र में थे। उस दिन की कुछ बातें याद हैं? उस दिन क्या हो रहा था और क्या हुआ था? अगर आपके मन में कुछ वो यादें उकरी हों, आपको कुछ याद हो? उस दिन की यादें इतना तो कुछ नहीं, मेरे को सिर्फ ये था कि जैसे बच्चे सब अपने पेरेंट्स के साथ घूमने जाते हैं, और एक जिम्मेदार आदमी तो खेत में जैसे जाते हैं, पापा चाय लेके जा रहे थे, दादाजी भी और सब वहीं थे। खेत में जो काम करने वाले थे, नौकरों की भी चाय लेके जा रहे थे। यहीं आपके पास में आपका खेत है? पास में ही खेत है, यहीं पे, यहीं से थोड़ी दूरी है। तो डेली मैं खुद उनके साथ बाइक पे आगे वो बिठा लेते थे, बिठा के लेके जाते थे राइड पे, जैसे एक बच्चे को सब अपने घुमाते हैं। तो मैं भी उनके साथ बाइक पे वो लेके जाने ही लग रहे थे मेरे को भी। मैं भी चल, चाहे मैंने कहा मैं भी चलूँगा, ठीक है। तो तभी मेरे को ट्यूशन पढ़ाने आते थे घर पे ही। वो ट्यूशन वाले सर आ गए, उन नंद किशोर जी थे उनका नाम, यूपी से थे वो, मारिशी स्कूल में थे। उनके बाद कुदरती तभी लाइट आ जाती है। और लाइट, आप और पिताजी बाइक पे बैठे होते हो चाय देने जाने के लिए, तभी लाइट भी आ जाती है और आपके टीचर भी आ जाते हैं, ट्यूशन वाले टीचर भी आ जाते हैं दोनों। वो कहते हैं भी चल तुम पढ़ ले, लाइट भी आ गई और सारा कुछ तुम पढ़ ले, मैं चाय दे के मैं दिया हूँ चाय।
मैं बाद में ले जाऊंगा तेरे को, आके बाद में घुमा लाऊंगा। मैंने कहा ठीक है। हम मैं उतर गया, अब चलो हम मैं पढ़ने लग गए बाद में। बस गांव में जैसे पता ही थोड़ा घर में एकदम वो शोर हो गया कि इनके खेतों में गोली चली, इस तरह से, बस इतना ही। मैं 9 जुलाई को ही मिल के गया था। मैं और अपने सेशन जज रहे थे उस टाइम पे, अब तो रिटायर हो गए हैं, नेमचंद नाटा जी। उनके बड़े भाई मेरे साथ हम काम करते थे। हम 9 तारीख को मिल के गए हैं और मुझे 10 तारीख को 5 बजे करीब मेरी सिस्टर का फ़ोन गया, बोला भाई खेत में आपके जीजा जी चाय देने के लिए गए हैं। अमूमन वो जाते नहीं थे, तो वहाँ गोली चली है पता लग गया है। तो मैं तुरंत प्रभाव से वहाँ से चल दिया और रात को मैं सिविल हॉस्पिटल गुड़गांव क्या नाम आपका कुरुक्षेत्र पहुँचे, जहाँ हमें हमारे जो सिस्टर के नंदोइया हैं चौधरी गुरमीत जी, वो मिले गेट के बाहर निकलते हुए। और मैं उतरा तो उन्होंने बताया कि भाई हाथ करके इशारा करके रो मन भरे हुए थे, उनके आंखों में आंसू थे, दुखी मन थे, बड़े दुखी मन से कि भाई बंदा तो गया आपने। तो मैं वहाँ नीचे डेडोज थी सड़क के साथ, उन पर बैठ गया। मेरे से काफ़ी देर तक उठा नहीं गया। मैं बैठा रहा, सोचता रहा अब क्या होगा। तो ये सब सोचने के बाद फिर हम घर आए। नेक्स्ट डे हमारे को डेड बॉडी मिली। हमने अपना दाह संस्कार किया। अपने दुखी मन से था, परिवार दुखी था, रिश्तेदार दुखी थे, मिलने जुलने वाले आसपास गांव के लोग दुखी थे। तो दुखी मन से करना पड़े क्या था। एक प्रकार का हमारे लिए तो बहुत बड़ा इंसिडेंट था ये। जगसीर, समझ कब आया, मतलब किस उम्र में आके तुम्हें समझ लगा कि असल में ये क्या हुआ था मेरे फादर के साथ, या क्या हो गया था, या किसने किया था? ये बातें कब आके समझ में आनी शुरू हुई आपको? ये धीरे धीरे लंबे टाइम की वजह से बाबा जी एज अ सिक्योरिटी रीज़न, कोई भी आप देखोगे, आप अपने बच्चों को कभी कि आपके ऊपर जो फियर, आप जो डर आप महसूस कर रहे हो, अपनी फैमिली तक नहीं आप बता पाओगे, क्योंकि जो आप डर या जो फियर जो भी आप महसूस कर रहे हो वो आप अपनी फैमिली को नहीं दे सकते। तो वैसे ही सेम सिचुएशन यहाँ भी बाबा जी के साथ रही। आपके दादाजी के साथ? मतलब हम बाबा जी कहते थे उनको, इसलिए चौधरी जोगिंदर सिंह जी के साथ रही। वो मतलब जो वो फियर है, जो भी कुछ भी वो फील कर रहे हैं, वो हमारे तक मतलब वो नहीं आता था, ताकि क्योंकि कोई भी अपनी फैमिली को ये नहीं चाहेगा जिस फियर के गो थ्रू मैं हो रहा हूँ कि मेरे बच्चे या मेरी फैमिली भी उसके गो थ्रू हो। एज अ सिक्योरिटी रीजन उन्होंने मेरे को 2007 में हॉस्टल में छोड़ दिया था, DPS पानीपत सिटी वहाँ पे। इसलिए बस धीरे धीरे तभी पता लगता गया कि ये सिचुएशन ऐसे है। और बाद में 2012 में स्कूलिंग कंप्लीट करके मैं आ गया था घर पे। फिर जैसे बात होती रहती थी, सब धीरे धीरे वो सारी बातें बताते थे दादाजी। और आपके दादाजी कब तक जीवित रहे, किस सन तक? उन 2016 में एक्सपायर हुए थे। 2016 में एक्सपायर। और तब तक जब आप 2012 में अपने स्कूलिंग कंप्लीट करके आ जाते हो, हॉस्टल से घर वापस आ जाते हो, उसके बाद क्या दादाजी आपको समझाने का यत्न करते हैं कि एक्चुअल में तुम्हारे पिताजी के साथ और उनके बेटे के साथ, रणजीत सिंह जी के साथ, ये हुआ था, इन लोगों ने किया था? या वो जो डेरा करैक्टर है गुरमीत राम रहीम, क्या उस करैक्टर के बारे में आपको मतलब समझना शुरू हो जाते हो, आप उसको स्टडी करना शुरू कर देते? क्या था कि और दादाजी बताते थे, इतना भी नहीं उन्होंने इतना इन डीपली नहीं मेरे को कभी इस चीज़ में इन्वॉल्व किया। एज अ सिक्योरिटी रीज़न लगा लो, डर बहुत होता है सबको, जिनके बेटा खोया वो अपना, और वो आगे बहुत डर के चलता है, हर एक कदम सोच सोच के चलना पड़ता है, और जिनसे खुद अपने घुटनों से चला नहीं जाता। और सारा कुछ उन्होंने जो सिचुएशन देखी, हमारे फैमिली ने, हमारे परिवार ने जो जो दुख सहा, वो हमें पता है जो हमने सहा है। ਇਹ ਢਲ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਅਟਲ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਸ ਨੇ ਚੜ੍ਹਨਾ ਹੈ ਉਸ ਨੇ ਛਿਪਣਾ ਵੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਦਾ ਸੂਰਜ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਚਮਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਸ ਦਾ ਸੂਰਜ ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਅੰਤਲੇ ਪੜਾਅ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਲਗਭਗ 3 ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨੂੰ ਤਾਉਮਰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਰਣਜੀਤ ਕਤਲकांड ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਸ ਖੇਤ ਇਸ ਮੋਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਾਪਰਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਖੇਤ ਦੀ ਮਿੱਟੀ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੁਸੀਂ। 2002 10 ਜੁਲਾਈ ਦਾ ਉਹ ਦਿਨ, ਜਿਸ ਦਿਨ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 4 ਵਜੇ 4:10-15 ਤੇ 4:10-15 ਤੇ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਆਪਣੇ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਚਾਹ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਸਬੱਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿ ਉਸ ਦਾ ਪੁੱਤਰ ਜਗਸੀਰ ਵੀ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ, ਪਰੰਤੂ ਤੁਰੰਤ ਉਸੇ ਵਕਤ ਉਸ ਦੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਘਰੇ ਉਤਰ ਕੇ ਟਿਊਸ਼ਨ ਪੜ੍ਹਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਘਰੇ ਹੀ ਉਤਰ ਜਾਂਦਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੋਂ। ਪਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨੇਪਰੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਉਹ ਗੱਡੀਆਂ ਮੇਨ ਹਾਈਵੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹ ਪਿੰਡ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਾਲ ਪੈਂਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ 2 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੇਤ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੋਟਰ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਆਉਂਦਾ ਔਰ ਉੱਥੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗੱਡੀਆਂ ਖੜੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਹਮਣੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਜਿੱਥੇ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਖੜਦੀ ਹੈ 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ। ਗੱਡੀ ਦੀਆਂ ਤਾਕੀਆਂ ਉਸ ਵਕਤ 2002 ਨੂੰ ਖੁੱਲੀਆਂ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਰੇਕੀ ਕੀਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ 4-5 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਭੱਜ ਕੇ ਆ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਟੈਕ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਔਰ ਉਸ ਵਕਤ ਜਦੋਂ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਬਾਹਾਂ ਫੜ ਕੇ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਦੇ ਚਸ਼ਮਦੀਦ ਗਵਾਹਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ, ਜਗਸੀਰ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਬਿਆਨ ਹੈ, ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰਾਂ ਦੇ ਬਿਆਨ ਨੇ। ਖੱਟਾ ਸਿੰਘ ਹੋਰੀ ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਾਮਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬਿਆਨ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਇਸ ਸਪੌਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਾਹਾਂ ਜਕੜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਦੋਨੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੱਫਾ ਪਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 5 ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਤਾੜ ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਨੇ, ਉਹ ਇੱਕ ਗੋਲੀ ਇੱਧਰੋਂ ਇੱਕ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੀ, ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਗੋਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਮਾਰ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਸਪੌਟ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਵੀ ਰਹੇ ਉਸ ਪਿਤਾ ਦੀ, ਜਗਸੀਰ ਹੋਰਾਂ ਨੇ ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ ਕੁਦਰਤ ਦਾ ਪਾਣੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਇੱਥੇ ਸਾਂਭਣ ਦਾ ਯਤਨ ਕੀਤਾ। ਰੇਨ ਵਾਟਰ ਹਾਰਵੈਸਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਇੱਥੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹ ਸਥਾਨ ਹੈ, ਇਹ ਘਟਨਾ ਦਾ ਉਹ ਸਪੌਟ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਦਾ ਇਹ ਉਹ ਮੰਜ਼ਰ ਹੈ ਉਸ ਵਕਤ ਦਾ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਉਦੋਂ ਇੱਥੇ ਕਮਾਦ ਖੜਿਆ ਸੀ, ਗੰਨਾ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਸੀ ਔਰ ਕਮਾਦ ਖੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਪਰ ਹੁਣ ਕਿਉਂਕਿ 2002 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਮਾ ਸਮਾਂ, ਪਰ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਵੀ ਕਮਾਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੜਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਸਕਦਾ। ਉਦੋਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਪਰ ਉਹੀ ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਸੂਰਜ ਹਮੇਸ਼ਾ ਚੜ੍ਹਾਈ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਸਤ ਹੋਣਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਉਮੈ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਸੱਤਾ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਤਾਕਤ ਦਾ ਸੂਰਜ ਹੋਵੇ, ਤੇ ਚਾਹੇ ਉਹ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਈ ਹੋਈ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗਾਨੀ। ਪਰ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲकांड ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਛਤਰਪਤੀ ਕਤਲकांड ਵਾਪਰਿਆ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਸਾਧਵੀਆਂ ਦੇ ਬਲਾਤਕਾਰਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਆਈ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਡੇਰਾ ਸਰਸਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਸ਼ੱਦਦ ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਪੁੰਸਕ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਆਏ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਕਈ ਸਾਰੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ, ਜਿਸ ਚਿੱਠੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਤਲ ਦਾ ਕਾਰਨ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਖਾਨਪੁਰ ਕੋਲੀਆਂ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਬੇਹੱਦ ਕਰੀਬੀ ਸੌਦਾ ਸਾਧ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਕਦੇ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹ ਅਸਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੂਰਜ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੁਨੇਹਾ। ਇਨਸਾਫ ਦੇਰ आए दुरुस्त आए। आई कैन फील जगसीर, आई कैन फील यू। मैं आपकी भावनाओं को समझ सकता हूँ और ये इसी भावना और इसी दुख को, इसी दर्द को बांटने के लिए हम आए हैं। ये इंटरव्यू नहीं है, मैं स्पष्ट कर दूँ, मैं साफ कर दूँगा कि ये इंटरव्यू नहीं है। ये जगसीर नाल उस इंसाफ दीयां गल्लां बातां ने, ਇਹ ਉਸ ਆਦਮੀ ਦੇ ਕਤਲ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਸਰਸੇ ਡੇਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਜਗਸੀਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਕਿੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਸੀਗੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਲਈ? देखो, छोटे होते हम जाते थे, हम खुद जैसे वो लेके जाते थे डेरे में, हमें भी साथ में आगे, मतलब मोस्टली वो किसी को नहीं जाना, हमें जैसे होता ही है कि आगे स्टेज के पास जब थोड़ा हर किसी को होता है, अभी हाँ भी हम भी आगे जाएंगे आगे, तो मैं एज अ जो इम्पोर्टेंस हमें मिलती थी वहाँ पे जो सारा कुछ उस टाइम में एक तरह से
पापा की वजह से और सारा कुछ वो हमें लगता था कि हाँ भी अच्छा वो है सारा कुछ। तो बाद में पता लगा, पापा जी बताते थे 10 मेंबरी कमेटी के मेंबर थे सारा। जी डेरे के अंदर एक इनकी 10 मेंबरी कमेटी है, जिसका नाम तो 10 मेंबरी कमेटी, लेकिन उसमें 7 ही मेंबर हैं। बाद में इन्होंने एक पॉलिटिकली विंग अलग से बना दी थी, राजनीतिक लोगों को फ़ायदा पहुंचाने के लिए, उनको ब्लैकमेल करने के लिए। वो आप आपके सामने आ भी गया यार, किया भी है, सरकार भी ब्लैकमेल हुई है इनसे पैसे के तौर पर, कानूनी रूप तौर से भी। तो ये उसके मैनेजर थे वहाँ। 10 मेंबरी कमेटी थी जो आसपास की प्रॉपर्टीज़ वगैरह खरीदी, और वो रणजीत सिंह के ही डेरे की तरफ से अथॉरिटी थी, बाबा जी से डायरेक्ट थे, ये सब होता था। पावर होल्डर थे रणजीत सिंह बाबा जी के बाद काफ़ी पावर होल्डर थे वहाँ विंग में, जो इनकी 10 मेंबरी कमेटी थी। ये जो करेक्टर आता है आपका, तो इंसाफ जो होता है 1-2 दिन पहले होता है, मतलब आपके वाले केस का वो सीबीआई इंटरवीन करती है। चलो वो बातें आपको नहीं पता होगा कि कैसे कैसे सरकारों ने भी साजिश की, डेरे ने भी साजिश की कि आपके पिताजी का केस चले ही ना। इससे पहले जब पंचकूला में हिंसा होती है, तब आपको लगता है कि शायद आपके वाला इंसाफ भी हो जाएगा, जब पंचकूला में जब इनको सज़ा होती है उस मामले में? तब से नहीं, मैं स्टार्टिंग से मैं हमारे बुजुर्ग दादाजी यही बात करते थे भी मुझे जुडिशरी पे पूरा विश्वास है, भी मेरे साथ न्याय नहीं होएगा, न्याय मिलेगा मुझे बिल्कुल। और वो एक ही बात कहते थे भी मैं ये, हालांकि मेरे को पता है कि मेरे बेटे ने वापस नहीं आना, मैं ये लड़ाई लड़ रहा हूँ जनता की भलाई के लिए, और ताकि ये आइंदा और किसी शरीफ आदमी को ना ऐसे करे, किसी और शरीफ आदमी। एक्चुअल में क्या हो गया जगसीर, ऐसा क्या हुआ था? वो जो चिट्ठियाँ, या आपके पिताजी 10 मेंबरी कमेटी में और बिल्कुल नज़दीक, बिल्कुल क्लोज थे वो डेरा मुखी के, तो क्या हुआ था ऐसा कि एकदम से ये दोस्ती या गुरु शिष्य का रिश्ता दुश्मनी में चेंज हो गया, और ऐसी हालत हुई कि आपके घर के बिल्कुल पास आके? उस लेटर की वजह से ही जो भी था, इसके में इतना मेरे को डीपली पता नहीं है। देखो मैं इतना, जितना आप समझ पाए हो, इतना मैं लेटर की वजह से ही उसमें कुरुक्षेत्र, जो जिसने भी लड़की ने वो लिखा लेटर, उसमें कुरुक्षेत्र एड्रेस वगैरह भी लिखा हुआ था। कुरुक्षेत्र के उन्होंने ऐसे ऐसे अपने बच्चे और शिष्य वगैरह निकाल लिए यहाँ से, तो उस वजह से उन्होंने कहा भी ये लेटर पापा ने सर्कुलेट कराया है। उनको लगा कि ये लेटर आपके पिताजी ने, रणजीत सिंह जी ने सर्कुलेट करवाया बदनाम करने के लिए डेरा को, इसलिए। ऐसा है जी, जो लेटर था वो लेटर 2 पेज का था। जिस लड़के ने गुमनाम लेटर वो लिखा, उस लेटर के फर्स्ट पेज के ऊपर के कुछ पैराग्राफ्स के बारे में मैं बता देता हूँ आपको। उसमें लिखा था कि जब मुझे डेरे में गुफा के अंदर छोड़ा गया, बाबा जी अश्लील फिल्में देख रहा था। बाबा जी के बेड के ऊपर कई प्रकार के छोटे बड़े हथियार रखे हुए थे, और बाबा जी नगन अवस्था के अंदर था। और भाई उसने मुझे कहा कि भाई कृष्ण जी के तो इतनी गोपियाँ, मेरे तुम इतनी गोपियाँ, ये सब उसने अश्लील शब्द करते हुए और कहते हुए ये सब किया। और मैंने अपने माँ बाप को भी बताया, लेकिन मेरे माँ बाप ने मेरा विश्वास नहीं किया, और वो बाबा जी की ही तरफदारी करने लगे। उसके बाद मैंने ये लेटर लिखने के लिए मजबूर हुई हूँ उस लड़की ने। और उस लड़की ने दूसरे पेज पे एक लेटर में 2 लाइन लिख दी थी। कुरुक्षेत्र का एक साधन संपन्न परिवार था जो डेरे में आता जाता था, और ये इन सब बातों का जब डेरे की उनको पता लगा तो उन्होंने डेरे आना जाना छोड़ दिया, और उन्होंने शक कर लिया बाबा जी ने कि ये लेटर ये रणजीत जी ने लिखवाया करवाया, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। नहीं, जब पता लगा कि मतलब ऐसा है, वो लेटर आ रहा है, कुछ मतलब ऐसा हो ही रहा होगा कि वो, क्योंकि उससे पहले पूरा सच कहूँ, छत्रपति जी अपने अखबार में छापा उन्होंने। एक्चुअल में जो लेटर जो लोगों के बीच में आया था, वो आईडी स्वामी के ऑफिस से लीकेज हुआ था वो लेटर। तो उनकी आत्मा नहीं मानी, क्यों, एक धार्मिक प्रवृत्ति के धैर्यवान थे रणजीत जी। मुझे पता चला है कि आपके पिताजी की इतनी आस्था थी, इतनी श्रद्धा थी डेरे के प्रति, कि आपके ट्रैक्टर तक वहाँ खड़े रहते थे, और घर का सामान, वो सब चीज़ें। और कुछ लोगों का मुझे ये भी पता चला है कि जैसे खट्टा सिंह जी, इनके पूर्व ड्राइवर रहे हैं जो,
उन्होंने अपनी ज़मीन तक दे दी थी और बहुत सारे अनुयायी थे इनके, बहुत सारे शिष्य थे जो अपनी ज़मीन तक इनके नाम, डेरे के नाम करवा देते। आपके आपके घर का कैसा वो माहौल था, क्या क्या चीज़ें, और पिताजी कितना जुड़े हुए थे वहाँ? बहुत जुड़े हुए थे पापा। अगर मैं हमारे बुजुर्ग दादाजी मेरे थोड़ा स्ट्रिक्ट भी थे, सारा कुछ कह लो। उन्होंने ही मैं मतलब काफ़ी वो करा कि ज़मीन का कोई वो मैं नहीं दूंगा बाबे को कोई भी ज़मीन। पापा भी एक बार जो बताते थे भी, कहते थे कि हाँ मैं भी वहाँ बाबे को दान में दूंगा, ये है। पापा जिद करते थे कि शायद मैं दान में दे दूं। हाँ हाँ हाँ, पर बाबा जी ने कभी वो मतलब उन्हें करने नहीं दिया वो काम। आपने तब का देखा होगा कैसा माहौल था जब आपके यहाँ घर में कोई चौकी वगैरह भी बना रखी थी, या जो इनका गुरु था, अब मैं तो उनको गुरु नहीं मानता, राम रहीम को। नहीं मानते गुरु तो जी, वो गुरु कहाँ है, वो एक क्रिमिनल आदमी है वो। हाँ जी। तो उसके लिए कोई पूजा पाठ के लिए कोई रूम वगैरह बना बना रखा था डैडी ने? उसके लिए पूजा पाठ में जब भी वो आता था उसके स्टे के लिए अलग से एक रूम बनाया हुआ था जरूर। राम रहीम यहाँ आता रहा? राम रहीम जब भी आना जाना यहाँ से जीटी रोड से जब भी निकलना वो आता था। उसके बाद वो घर पे आए, धमकियाँ वगैरह दी। ये किशन लाल, अवतार, जसवीर रांधी, जो लोग अभी ये हैं, ये घर पे आए, धमकियाँ वगैरह दे के गई, सब दिल वगैरह, लेकिन वो नहीं माने। वो एक हफ्ता 10 दिन यहाँ घूमते रहे, जो बाद में पता लगी उन्होंने सब आदमी मिल के भी बाहर भी अटैक करने का कोशिश करी। जो कि उनका एक साथी था पठानिया, उसके यहाँ घुस के उन्होंने जान बचाई, लेकिन उन्होंने परिवार में या किसी यार दोस्त को कोई डिस्क्लोज नहीं किया। अगर ये कर देते तो आज जो समय रंजीत सिंह की मृत्यु के बाद जिस समय के अनुसार हमने गुजरना पड़ा, जो मुसीबत हमने झेली है, वो हमें झेलनी नहीं पड़ती। हम उसको प्रेस के माध्यम से, न्यूज़ के माध्यम से, या गवर्नमेंट में थाना चौकी में कंप्लेंट के माध्यम से एसपीज़ को, डीसीज़ को, गवर्नमेंट को लीकेज कर देते, ये समय हमें नहीं देखना पड़ता। आपके माताजी का क्या हाल था तब? आप भी छोटे थे, बड़े हो रहे थे, इंसाफ लंबा हो रहा था, देरी हो रही थी इंसाफ में। मम्मी का क्या हाल रहा होता होगा? मम्मी का भी देखो, सब में जानते ही हैं, मैं इस कम उम्र में, और सारा हमारा फादर का जाना, और मम्मी के लिए भी बहुत दुखी रहा इसमें। लोगों से जगसीर बातचीत होती थी जब जब आपको इसका करैक्टर समझ में आ गया? इसने फिल्में बनानी शुरू कर दी अब थोड़े कुछ साल पहले, और से बातचीत, आप जो मैं समझ गया आपकी बात। लोगों से बातचीत करके फायदा ही नहीं है। अब भी कोई फायदा नहीं? अब भी कोई फायदा नहीं है। लोग पागल हैं, अंधे हैं इतने, मतलब जो कहते हैं, अब भी वो उनको ये लगता है कि बाबा उनका ठीक है। वो तो शायद ये भी कह रहे हैं जो उसके अनुयायी हैं कि बाबा जी कोई चमत्कार करने के लिए जेल में गए हैं। क्या चमत्कार करेगा जी, ऐसा बलात्कारी आदमी है, मर्डरर है। अगर इतना चमत्कार करने वाला होता हो तो उसने अपना चमत्कार करके उस जब 17 में वो इतनी हिंसा कराई, वो हिंसा ही रोक लेता, वो बड़ी बड़ी बात थी। सरकार का कोई ऐसा पॉजिटिव माइंड नहीं था हमारी मदद करने के लिए। सरकार ने तो यहाँ एक केस रजिस्टर करके आकर झूठा साचा उसको फटाफट इन्वेस्टी करने लगती। एक धनाना गांव से राजपाल जी थे, जिनको रेलू राम के कांड के बाद लूट खसोट की होगी उसने, वहाँ उसको यहाँ लगा दिया था मधुबन, और उसको इस केस की इन्वेस्टिगेशन दे दी गई थी। और वो यहाँ कोर्ट में बयान तो 313 के कोर्ट में आते हैं। उस एसपी साहब को ये पता नहीं लगा हमें घर लेने के लिए क्यों आ रहा था हमारे से। उसके पास हमने अप्रोच भी करी इंसानियत के साथ, नहीं मान ली, लेकिन हमने फिर इस केस को हमने अपने हाई कोर्ट से सीबीआई इंक्वायरी के लिए हमने एप्लीकेशन फाइल की। हाई कोर्ट पंजाब हरियाणा ने हमारी उस एप्लीकेशन को सैंक्शन किया। ਜਗਸੀਰ ਹੋਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ, ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਚੰਗੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਬਿਲੋਂਗ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ 19 ਸਾਲ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਲੜਾਈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਮਹਿੰਗੇ ਵਕੀਲ ਕਰਨੇ, ਔਰ ਉਸ ਪਾਵਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਨਾ ਜਿਹੜੀ ਪਾਵਰ ਕਿਸੇ ਵਕਤ ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ ਹੋਲਡ ਕਰਦੀ ਸੀ। ਨਾਟ ਇਵਨ ਓਨਲੀ ਹਰਿਆਣਾ ਸਟੇਟ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਡੇਰਾ ਮੁਖੀ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਐਸਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਵੋਟਾਂ, ਸਿੱਧੀ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੱਥੇ ਟੇਕਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਫੋਟੋਆਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਤੇ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀਆਂ ਹੋਰਾਂ ਦੀਆਂ ਵੀ ਦੇਖੀਆਂ ਨੇ, ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੀ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਔਰ ਕਾਂਗਰਸ ਵੀ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਡੇਰਾ ਸਿਰਸਾ ਮੁਖੀ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ, ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਕਾਤਲ ਬਲਾਤਕਾਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਨਤਮਸਤਕ ਹੁੰਦੇ ਦੇਖੇ ਨੇ।
ਬਹੁਤ ਔਖੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਠੀਕ ਸੀ, ਜ਼ਮੀਨ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਜਗਸੀਰ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਘਰ ਤੋਂ ਗਰੀਬ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇਹ ਲੜਾਈ ਹਾਰ ਜਾਂਦੇ? नहीं, जब हौसले बुलंद थे दादाजी के, उन्होंने अपने बेटे के लिए इंसाफ के लिए लड़ाई लड़ी थी सारा कुछ, तो मैं नहीं सोचता कि तब भी मतलब आदमी का हौसला ठीक होना चाहिए, सब कुछ सब पर भगवान अपना ठीक करता रहता है। देखो जी, दबाव तो यह था, हमारे साथ जो बीतना था उससे बुरा तो हो नहीं सकता था। हमारा आदमी बंदा, जब जिसका आदमी चला जाए, पीछे बच्चे भी आने हों और बड़े बुज़ुर्ग भी एज्ड हो चुके हों, लेकिन हम घबराए नहीं। हम रिश्तेदारों ने, यार दोस्तों ने मिल के धैर्य से काम लेते हुए हम बिखरे नहीं। धमकी आती थी डायरेक्ट? हाँ, धमकियाँ का तो ऐसा दौर था, कई बार अननाउंस से फ़ोन आए और वो है कई बार, लेकिन हम डरे नहीं, हम घबराए नहीं, हम निखरे। हमारे पास नहीं, दाएं बाएं के लोग थे जो उसके अनुयायी थे, वो करते हैं बोला आपकी वहाँ चर्चा कर देते हैं, ऐसा कर लो माँ, हम इंसानियत के साथ जीते हैं। आदमी जब पैदा होता तो कुछ लेके आता, अपना कर्म और अपना धर्म लेके आता, जाता तो खाली आ जाता है। कफन के कभी जेब नहीं होती। जो कर्म करेगा, धर्म करेगा, जो बाप करेगा वो बेटा भुगत लेगा, बेटा करेगा नहीं तो पोता भुगत लेगा। इससे 3 पीढ़ी से आगे कुछ कोई भी संस्कार, कोई भी कर्म और धर्म दुनिया से आगे नहीं जाता। ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਸੀ ਤਾਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਲੜਾਈ जी ये लड़ाई सच्चाई के लिए लड़ रहे थे दादाजी। कोई वो तो था नहीं कि सच्चाई के लिए लड़ाई लड़ी थी उन्होंने, और उन्हें ये था कि हाँ भी मैं अपने बेटे को इंसाफ दिलाना है, चाहे कैसे, मतलब मुझे इंसाफ चाहिए सिर्फ। जगसीर केस तो अभी इस पे और भी बहुत सारे चल रहे हैं। कास्ट्रेशन का चल रहा है, उसमें मेरे ख्याल से 8-9 उसके भी वो हो चुकी है गवाही वगैरह, जो साधु थे। अब लगता है कि अब कहीं इसका जोर चलेगा, क्योंकि इनके वकील तो कह रहे हैं, या डेरा भी अपनी तरफ से बयान जारी कर रहा है कि हम अभी तो हाई कोर्ट में जाएंगे, हाई कोर्ट के बाद सुप्रीम कोर्ट भी पड़ा है इनके पास। हाँ नहीं, वो उनका राइट है, वो जाएंगे, वो तो उसमें तो हम कुछ कह नहीं सकते। अगर वो जाते हैं तो आप अपनी तरफ से भी पैरवाई करोगे कोर्ट में? करेंगे जी, फिर तो। आप पीड़ित तो हो ही जगसीर, क्या कहना चाहते हो कि लोग कम से कम मतलब इन लोगों के जाल में ना फंसे, या जो अब भी फंसे हुए हैं? इन्होंने तो ये धंधा बना रखा है जी, बिजनेस, भगवान के नाम का धंधा है, के नाम का धंधा है, कोई वो नहीं है, बिजनेस कर रहे हैं अपना। इनको क्या, जनता घूम रही है, जनता पागल हो रही है बिना बात के बेचारी। एक दफ़ा गया था मैं, सिरसा गया हुआ था किसी शादी में, वहाँ कोई महेंद्र जी थे, SDO थे, कि एक्शन रिटायर्ड, बोला उनसे मिलना कि हम, हमारे जिया जी हमें भी नाम लेने के लिए प्रेरित कर रहे थे, करने की कोशिश भी करी, लेकिन हम नहीं आए। हमने देख लिया यहाँ तो सारा ढकोसला है, बाजी है, कुछ सुनी। मैं पहले ही समझ गया था, क्यों ये जब बाबों का काम ये डेरे डारे बनाने का नहीं है, बाबों का काम है पहाड़ियों में तपस्या करो, भूख लगे तो घास फूस खाओ, नहीं तो कोई अच्छा आदमी होगा तो वहीं पहुँच जाएगा। बच्चे जनानियों के बीच में बाबों का रहने का काम नहीं है। अरे ये तो गुरु गोविंद सिंह बने था, गुरु गोविंद सिंह की काम बराबरी करेगा, जिसने धर्म के लिए अपने बच्चे भी 4 दीवारी में चलवा दिए थे। ये तो खुद 4 दीवारी में चलने लायक है, भले 4 दीवारी में चलने लायक भी नहीं, खड़ा खोद के जिंदे जी गाड़ने लायक है। ऐसा जलील गिरा हुआ इंसान है, जिसने अपने इतने अच्छे भगत, जो इसका सब कुछ छोड़ के किसी की नहीं मानता था, जो इतना बढ़िया अनुयायी था इसका, जब उसी की ही मृत्यु करवा दी इसने, किलर ने। ये तो डेथ किलर है जी, डेथ किलर। कहाँ किस बाबा के नाम लेते हो? बाबा नाम लगाना भी इसके लिए हमारे मुंह पे जो शब्द आ रहे हैं, मैं इससे भी घिनता करता हूँ इस इंसान से। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੱਚਮੁੱਚ ਮੈਨੂੰ 19 ਸਾਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਲੱਗ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਖੁਸ਼ੀ ਵੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਦੇਰ ਆਏ ਤੇ ਦੁਰਸਤ ਆਏ। ਜੇ ਦੇਰ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਦੁਰਸਤ ਵੀ ਆਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਖੁੱਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਰਸਤੇ ਜਗਸੀਰ ਹੋਰਾਂ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਜੇਕਰ ਉਹ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਇਹ ਵੀ ਜਾਣਗੇ, ਪਰ ਇਸ ਦੋਸਤ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇਣੀ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ, ਔਰ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਦੀ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਮਰਹੂਮ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਸਵਰਗਵਾਸ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦਾਦਾ ਜੀ ਨੇ 2016 ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਨਸਾਫ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਭਰਪੂਰ ਲੜਾਈ ਲੜੀ। ਇਹ ਇਨਸਾਫ ਦੀ ਲੜਾਈ ਲੰਬੀ ਤਾਂ ਹੋ ਗਈ, ਪਰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਸੁਨਾਰੀਆ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆ ਗਈ
ਕਿ ਬੁਰਾ ਕਰਕੇ ਬਹੁਤੀ ਦੇਰ ਬਚਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਹ ਉਹ ਪਹੀ ਉਸ ਵਕਤ ਵੀ ਸੀ ਤੇ ਅੱਜ ਦੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹੀ ਤੋਂ ਉਹ ਕਾਤਲ ਜਿਹੜੇ 5 ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਣੇ ਗੁਰਮੀਤ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਇਸੇ ਪਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਪਹੀ ਆ ਕੇ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫੜਦੇ ਨੇ, ਦਾੜ-ਦਾੜ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਵਰਸਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਪਹੀ ਤੋਂ ਭੱਜ ਕੇ ਦੌੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਆਪਣੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਉਹ ਫਰਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਉਦੋਂ ਸਾਦੀ ਵਰਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀ ਕਤਲ ਕਰਨ ਵੇਲੇ, ਉਸ ਨੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਹੀ ਸਾਦੇ ਕੱਪੜੇ ਉਤਾਰੇ ਅਤੇ ਪੁਲਿਸ ਦੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨੀ ਤਾਂ ਜੋ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦਾ ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਜ਼ਿਸ਼ਾਂ ਤਰਾਈਆਂ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਜਦੋਂ ਪੰਚਕੂਲਾ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। जुडिशरी का, सीबीआई का, सबका धन्यवाद करना चाहूँगा। तो इतनी लंबी लड़ाई में सबने हमारा साथ दिया और आज हमें इंसाफ मिला।